12th। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ रेप्लिकेशन। सो जो प्रीवियस हमने मॉडल पढ़ा अबाउट द वॉटसन क्रिक मॉडल, जिसमें ये बताया गया कि जो डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स मॉडल यहाँ पर मौजूद होता है। एंड ऑल्सो जो स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं डीएनए की, एंड कौन ज़्यादा स्टेबल है आरएनए और डीएनए में, तो डीएनए हमने ज़्यादा स्टेबल देखा, बट येस जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ आरएनए। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोसेस है सेंट्रल डॉगमा की, दैट इज़ रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चीज़ें। तो फर्स्ट यहाँ पे बताया गया कि जो वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था डीएनए का। सो एट दैट टाइम उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर बताई थी कि एक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या फिर रेप्लिकेशन नाम की एक चीज़ होती है जो कि डीएनए के अंदर होती है। एंड जब वो रेप्लिकेशन के बारे में बता रहे थे तो उनका स्टेटमेंट कुछ ये था जो कि उनके वर्ड्स में यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दैट इज़ इट इज़ नॉट स्केप्ड, यहाँ पर बताया गया कि ये किसी से छिपा नहीं है, और हमने भी ये नोटिस किया कि जो स्पेशल पेयर है, स्पेशल पेयर यानी कि डीएनए की बात हो रही है, कि जो भी डीएनए है यहाँ पर या फिर जो स्पेशल टाइप ऑफ पेयर मौजूद होता है किसी भी पेरेंट सेल के अंदर, सो वो क्या करता है, बाय अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म, कोई इमीडिएट मैकेनिज्म, पॉसिबल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, एंड जिसके थ्रू जो भी स्पेसिफिक पेयरिंग है वहाँ पे, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेयर है उनकी क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। स्पेशल टाइप ऑफ जो मटेरियल्स हैं वहाँ पर उनकी बाय अ मैकेनिज्म कॉपी हो जाती है, और इससे जेनेटिक मटेरियल की कॉपी हम वहाँ पर देखते हैं। तो ये किसने बताया था, ये बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुई कि यस जो डीएनए है उनमें क्या हो रहा है, ड्यू टू सम स्पेशल प्रोसेस या ड्यू टू सम मैकेनिज्म, जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी हो जाती है। ठीक है। सो यहाँ से जो भी उन्होंने बताया हमें, इससे दो बातें यहाँ पर क्लियर होती हैं। फर्स्ट तो क्या होता है कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड मौजूद है। अगर आप डीएनए के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इस तरीके से एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होता है। फर्स्ट ये बात। दूसरा कि उसमें जितने भी नाइट्रोजन बेसेस होते हैं या फिर जो न्यू बॉन्ड सिंथेसिस भी होंगे, जो न्यू नाइट्रोजन बेसिस सिंथेसिस होंगे वो कैसे होंगे, दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यहाँ पर ए है तो ऑलवेज टी, और अगर यहाँ पे जी है तो ऑलवेज सी। और अगर ये बॉन्ड अलग अलग भी हो गए ड्यू टू सम रीजंस, अगर ये दो बॉन्ड अलग अलग भी हो जाते हैं, तो अगर यहाँ पे ए है तो वो ऑलवेज एक ऐसे ही बॉन्ड से जाकर अटैच होगा जहाँ पर टी होगा, और अगर यहाँ पर टी है तो ये ऐसे ही बॉन्ड से जाकर अटैच होगा जहाँ पर ए होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि हम जो नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पर लगे हैं वह वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिसकी वजह से ये बताया गया कि जब भी इन 2 स्टैंड्स के बीच में डिफरेंशिएशन होता है या फिर 2 स्टैंड यहाँ पर ब्रेक होते हैं, सो जो एक स्टैंड है वो दूसरे स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसकी वजह से एक एग्जैक्ट सेम कॉपी बनती है। सो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, व्हेनेवर जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगी, तो उससे जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो न्यू डीएनए बनता है वो कैसा होता है, वो अपने पेरेंटल डीएनए से ही सिंथेसाइज्ड होता है। यानी कि जो पेरेंटल डीएनए है उनसे सिंथेसाइज्ड होकर एक न्यू सिंथेसाइड स्टैंड बनता है। एंड ये जो प्रोसेस है जिसमें एक न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, जो कि कहाँ से सिंथेसाइज हो रहा है, फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल मॉलिक्यूल्स या पेरेंटल जो डीएनए है उससे वो सिंथेसाइज होकर न्यू मॉलिक्यूल्स बनना। और वो न्यू मॉलिक्यूल्स किसके थ्रू बनता है, बाय द रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के थ्रू जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल मॉलिक्यूल्स, उन पेरेंटल मॉलिक्यूल्स के थ्रू न्यू सिंथेसाइज स्टैंड बनता है। और ये जो प्रोसेस होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए क्या होता है, डीएनए एक पेरेंटल स्ट्रैंड बन जाता है, पेरेंटल मॉलिक्यूल, एंड इस पेरेंटल मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, एक न्यू स्टैंड बनता है। और जो न्यू स्टैंड बनेगा उसमें दो चीज़ें अप्लाई होंगी। पहला तो क्या होगा कि वो डबल स्टैंडर्ड होगा, 2 स्टैंड वहाँ पर होंगे। ऑल्सो जो इसमें जो भी बेसिस लगे हुए हैं एंड जब सिंथेसिस हो रहा है एक न्यू स्टैंड का, तो वो कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ओके। सो यहाँ पर इन्होंने एक
एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाया है। ये एक डीएनए बनाया है, यहाँ पे ये कैसा है, पेरेंटल डीएनए। सो इन स्टार्टिंग कैसा होगा बेटा, ये एक ही साथ ज्वाइन होगा जिस तरीके से बताया गया, बट जब रेप्लिकेशन होता है तो इस तरीके से ये यहाँ पर अलग अलग हो गए, एक ये स्टैंड अलग हो गया, दूसरा एक स्टैंड अलग हो जाता है। और ये जो स्टैंड अलग होता है ये हेलिकेज नाम का यहाँ पर एक एंजाइम वर्क करता है, जिसकी वजह से ये स्टैंड अलग हो गए। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 स्टैंड अलग हुए हैं, है ना, 2 स्टैंड आपको अलग दिखाई दे रहे हैं। सो जो पहला स्टैंड है वो मैं इस तरह बना देती हूँ, दूसरा स्टैंड मैं इस तरह बनाती हूँ। यहाँ पर देखो पहले स्टैंड में सबसे ऊपर सी लिखा है, देन ए लिखा हुआ है, देन टी लिखा है, मैं ऊपर के 4 ले रही हूँ, ठीक है, सी ए टी जी, टी और जी, ठीक है, बाकी उसी तरह कैरी ऑन। तो सी ए टी जी हमने यहाँ से ले लिया, और दूसरी तरफ क्या था, जी, बिकॉज सी के आगे ऑलवेज जी आएगा। और उसके आगे नेक्स्ट क्या लिखा है, ए, तो ए के आगे क्या आना चाहिए था, टी, जो भी है, टी के आगे क्या आना चाहिए, ए, और जी के आगे क्या आएगा, सी। सो इस तरीके से ये 2 स्टैंड थे वो अलग अलग। अब मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड जो यूज़ किया था, दैट मीन्स अब जो ये वाला डीएनए, ये पेरेंटल डीएनए, ये पेरेंटल डीएनए, अब ये अगर एक न्यू डीएनए सिंथेसाइज करेगा तो वहाँ पर ये किस, सी के आगे क्या होगा, जी, एंड ए के आगे टी, टी के आगे ए, और जी के आगे सी। ये वही सारी चीज़ें जो भी हमने यहाँ पर लिखी हैं, वही वाले कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस आएंगे और तब डीएनए का फॉर्मेशन होगा, राइट। और वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी आप देखो तो जी के आगे क्या आएगा, सी, टी के आगे आएगा ए, और ए के आगे आएगा टी, और सी के आगे जी। तो वही जो चीज़ जो ये स्टैंड पे लिखी होती है वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ पर क्लियर होता है कि जो ये मॉडल है, पहले तो वो क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल है, और दूसरा वही कैसे होता है, जो नाइट्रोजन बेसिस है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसकी वजह से सेम नाइट्रोजन बेसिस वहाँ पर आएंगे और रेप्लिकेशन की प्रोसेस यहाँ से होती है। सो जो ये फर्स्ट स्टैंड जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलेंगे पेरेंटल स्टैंड। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट स्टैंड है जिसमें हेलिकेज के थ्रू ब्रेक हुआ और न्यू स्टैंड बनते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे पेरेंटल स्टैंड। और इसके थ्रू जो न्यू स्टैंड मैंने भी आपको बनाकर दिखाए थे, दीज आर द न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया गया कि रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो वो किस तरीके से परफॉर्म हो पाती है, वो हमने एक एक्सपेरिमेंट से किया। सो एक्सपेरिमेंट करने के लिए और बेसिकली इस बात को प्रूफ करने के लिए जो डीएनए है वो सेमी कंजर्टिवली रेप्लिकेट होता है। सेमी कंजर्टिवली मतलब कि जो ये बॉन्ड है वो अलग होंगे, और जो अलग होने के बावजूद अपने ही जैसे बेसिस से, यानी जो उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है उनके साथ जाके वो अटैच होते हैं। सो ये जो यहाँ पे हमने प्रूफ करना था कि जो रेप्लिकेशन तो हो रहा है, बट रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है। सो इसके लिए यहाँ पर एक इकोलाई लिया था, इकोलाई के अंदर उन्होंने फर्स्ट एक एक्सपेरिमेंट किया, एंड देन आफ्टर कुछ हायर ऑर्गेनिज जैसे कुछ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया। सो फर्स्ट ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था एक मैथ्यू मेसल्स ने, और फ्रैंकलिन सेहल नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को किया। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने क्या किया कि जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है, इकोलाई को मीडिया एक को ग्रो कराया, ठीक है, ये जो एक बेस थी, एक पोजीशन ली, और वहाँ पर हमने इकोलाई को वो करवाया, ग्रो करवाया। जब हम इकोलाई को ग्रो करवा रहे थे तो हमने उसे ग्रो करवाया है इन अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के फॉर्म में। एंड NH4Cl के अंदर जो यहाँ पर NH4 यूज़ किया है, यहाँ पे जो N है बेटा, ये नॉर्मल N नहीं है। नॉर्मल तो बेसिकली N क्या होता है, नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 7, एंड एटॉमिक वेट कितना होता है 14। बट नाइट्रोजन का एक आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स में पता है यहाँ पर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक वेट क्या होता है, अलग अलग होता है। सो यहाँ पर एक ऐसा नाइट्रोजन जिसके एटॉमिक नंबर 7 हो, एटॉमिक वेट 14, दैट इज नॉर्मल टाइप ऑफ नाइट्रोजन, एंड वहीं एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक वेट वहाँ पर 15 हो, तो ये क्या है, दिस इज द आइसोटोप्स। एंड आइसोटोप्स भी कैसा है, दिस इज द हैवी आइसोटोप्स, यानी कि जो नॉर्मल का नाइट्रोजन होती है उसके कंपैरेटिवली ये एक हाई एंड हैवी आइसोटोप्स है किसका, नाइट्रोजन को। तो यहाँ पर हमने NH4Cl को यूज़ किया, बट हम वहाँ पर कैसा NH4Cl यानी एक ऐसा नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं, एक आइसोटोप फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो जो बैक्टीरिया इनकी इस प्रेजेंस में ग्रो हो रहा होगा वो क्या होती है, सेवरल बहुत सारी जनरेशन हमने वो वहाँ पर ग्रो होने दी। फर्स्ट यहाँ पर जो हमने इकोलाई के अंदर ही क्यों करवाया, इकोलाई बैक्टीरिया में क्यों करवाया, बिकॉज जो इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो हर 20 मिनट पर रेप्लिकेट होते हैं। हर 20 मिनट्स के बाद वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ आपने एक बैक्टीरिया रखा, आफ्टर 20 मिनट्स वो रेप्लिकेट करेगा,
सॉरी डबल हो जाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, देन आफ्टर 20 वो फिर से अपने आप को इंक्रीज़ करता है, नंबर्स इंक्रीज करता है, जिस वजह से आप बहुत जल्दी जनरेशन टू जनरेशन उनकी जो भी प्रोसेस है उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, सो इकोलाई बैक्टीरिया यहाँ पे यूज़ किया, जिनमें जा क्या हुआ कि नाइट्रोजन बेस जैसे ही उन्होंने यहाँ पर चेंज किया, नाइट्रोजन चेंज किया। और नाइट्रोजन ही क्यों चेंज किया, नाइट्रोजन क्यों चेंज किया, राइट? कुछ अभी चेंज कर सकते थे, नाइट्रोजन इसलिए चेंज किया बिकॉज जो नाइट्रोजन बेसिस बनते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, सो वहाँ पर नाइट्रोजन का यूज़ होता है, तो इस वजह से तो नाइट्रोजन में चेंज किया था, बिकॉज इसकी वजह से जो डीएनए स्ट्रैंडर्ड है उनमें चेंजमेंट आएगा। ठीक है, सो जब फर्स्ट इन्होंने इसको यहाँ पर चेंज किया और सेवरल जनरेशन्स तक जिनकी जितने भी यहाँ पर प्रोसेस हुई उनको उन्होंने नोटिस किया। सो उन्होंने एक रिजल्ट देखा कि जो जब हमने उसको N15 यानी हैवी नाइट्रोजन के साथ उन्हें हमने इनकॉर्पोरेट करवाया, तो जो भी न्यू डीएनए बना, जो न्यू सिंथेसाइज डीएनए बना, उसमें जो नाइट्रोजन बेसिस है उनमें भी क्या है, N15 टाइप ऑफ नाइट्रोजन हमने वहाँ पर देखा। सो अब ये क्या हुआ कि अब जितने भी यहाँ पर न्यू जेनेटिक मटेरियल्स या ये न्यू डीएनए बने हैं, उन सब में क्या है, उन सब में डीएनए कैसा है, डीएनए कैसा है, ऐसा डीएनए है जिसमें नाइट्रोजन कैसे है, नाइट्रोजन 15 टाइप, यानी कि हैवी डीएनए का मॉलिक्यूल वहाँ से बनता है। ठीक है, सो फर्स्ट उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल इकोलाई लिया, उसको NH4Cl के साथ ग्रो करवाया, और NH4Cl में N कैसा है, हैवी, जिसकी वजह से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने की वजह से जो न्यू सिंथेसाइज डीएनए बना, जिसमें N15 ही ट्रांसफर होने लगा और एक हैवी डीएनए मॉलिक्यूल वहाँ पे बना। अभी जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसको नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल से हमें अलग करना था, बिकॉज हमें देखना था कि किस तरीके के वहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हैवी एंड लाइट कैसे मॉलिक्यूल बने। तो ये हमें चेक करने के लिए हमें उनको N15 को N14 से बिल्कुल अलग करना पड़ा, जिसके लिए वहाँ पे एक प्रोसेस की, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड में, जिसमें हमने बेसिकली डेंसिटी के थ्रू, बिकॉज हम यहाँ पर हैवी और लाइट को क्यों यूज़ कर रहे हैं, हैवी और लाइट इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जब भी हम उसे अलग करें तो बहुत ईजिली वो अलग हो जाए, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस जब हम करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास डीएनए स्ट्रैंडर्ड मौजूद हैं उन सारे डीएनए स्ट्रैंडर्ड को हम यहाँ पे डालेंगे एंड सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सो जो हैवी होगा, जो हैवी होंगे, हैवी कहाँ चले जाएंगे, बॉटम में चले जाएंगे, एंड जो लाइट होंगे वो कहाँ पे होंगे, अपर साइड्स में होंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ईजिली उन डीएनए को विद देयर नाइट्रोजन बेसिस हैवी एंड लाइट आप वहाँ पे अलग कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से क्या हुआ कि फर्स्ट इन्होंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग किया, तो वहाँ पर क्या हुए थे कि जो फर्स्ट हैवी टाइप ऑफ डीएनए वहाँ पर मौजूद होगा। नेक्स्ट फिर क्या किया इन्होंने, अब जब सारे कैसे हो गए, अब जितने भी सारे कैसे हो गए कि अब वो सारे हैं जिसमें नाइट्रोजन क्या है, 15 टाइप ऑफ आइसोटोप वहाँ पर मौजूद है। अब इस 15 टाइप ऑफ डीएनए आइसोटोप्स ऑफ डीएनए को अब इसमें कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया, एक नॉर्मल NH4Cl, नॉर्मल NH4Cl, यानी कि जहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कैसा है, 14 टाइप ऑफ नाइट्रोजन है, तो अब उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया विथ 14 N40, यानी कि नॉर्मल नाइट्रोजन के साथ। और जब हम इनकॉर्पोरेट किया और हर एक सेवरल टाइम पीरियड के बाद, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल्स के बाद ये सेल्स क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। मैंने भी आपको बताया था कि ईच 20 मिनट्स पे ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो हर एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जब ये मल्टीप्लाई होते गए, यानी कि फर्स्ट पहले मल्टीप्लाई हुए 20 मिनट्स के बाद, फिर मल्टीप्लाई 40 मिनट्स के बाद, सो इस तरीके से जैसे वो मल्टीप्लाई होते चले गए, तो जब ये मल्टीप्लाई हुए तो जब वो 20 मिनट में मल्टीप्लाई हुआ था वहाँ पे उन्होंने एक डीएनए स्ट्रैंड को निकाला, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट जब वो 40 मिनट पे जब मल्टीप्लाई हुए, देन वहाँ से एक डीएनए स्ट्रैंड को निकाला, एंड इस तरीके से जो दो डिफरेंट डिफरेंट डीएनए वहाँ पर मिले थे उन सबको अलग किया बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे डीएनए को निकाला तो हुआ क्या था। सो फर्स्ट जब इन्होंने क्या किया कि एक फर्स्ट बेटा यहाँ पे आपको दिखाया था जो रेड कलर के हैं, ये सारे हैवी डीएनए हैं, जहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो 15 यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन डीएनए कैसा हो गया, हैवी डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब जब हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करेंगे, बिकॉज फर्स्ट टाइम हमने वहाँ पर उन्हें सिर्फ नाइट्रोजन 15 ही दिए थे, और धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन उन सब में नाइट्रोजन 14 की जगह क्या आ गए थे, नाइट्रोजन 15 ही आ गए। तो अगर आप एक ऐसी जनरेशन में सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हो जहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन 15 ही है, तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक हैवी नाइट्रोजन 15 ही यहाँ पर मिलेगा। तो ड्यू टू N15 हैवी होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ
N15 टाइप ऑफ डीएनए ही मौजूद है, और जब उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो हमें हैवी N15 मिला था, जो कि कहाँ पे हो गया था, बॉटम में था, बिकॉज ये हैवी है इसलिए बॉटम साइड में सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के बाद हमको मिला। आफ्टर दैट जो सेकेंड मैंने आपको बताया था जिसमें हमने N15 को इनकॉर्पोरेट किया था N14 के साथ, जैसे कि जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर हमने क्या किया कि अब उनको दोबारा ग्रो करवाया था, दोबारा एक नॉर्मल NH4Cl के साथ हमने उसे ग्रो करवाया। तो पहले वो कैसे हो गए थे, बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द प्रीवियस उसको हम N15 के साथ ही करवा रहे थे, तो वो N15 के हो गए, और फिर अचानक हमने उनको क्या किया कि N14 जो नॉर्मल टाइप ऑफ डीएनए है उसके साथ उनको इनकॉर्पोरेट किया, तो वहाँ पर जो स्टैंड बने वो हाइब्रिड स्टैंड बने। अब हाइब्रिड स्टैंड क्यों बने होंगे, बिकॉज सी इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर था, कैसे था, ये कैसे है, N15 वाला स्ट्रक्चर है। सो अब जब इसमें रेप्लिकेशन यानी कि 2 स्टैंड अलग अलग अटैच वहाँ पर अलग अलग हो गए, अब यहाँ पर क्या आएगा, अब आएगा N14, ठीक है। अब N14 आके कलर में चेंज कर देती हूँ N14। सो N14 जब यहाँ पर आया तो अब वो इसके साथ जाकर अटैच हुआ, N इसके साथ अटैच हुआ, ठीक है। बिकॉज हमने क्या किया, N15 को इनकॉर्पोरेट किया N14 के साथ, तो N जो 15 है वो तो रेड कलर से दिखाई दे रहा है, N जो N14 जब वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ तो एक स्टैंड किसका हुआ, N15 का, और दूसरा स्टैंड किसका बना, N14 का। इस वजह से जितने भी यहाँ पर स्टैंड बने वो सारे कैसे थे, हाइब्रिड स्टैंड वहाँ पर बने, जिसमें दोनों का ही इनकॉर्पोरेशन है, N15 का भी और N14 का भी है। नेक्स्ट जब आप वापस ये हमने जो अभी चेक किया है वो कब किया है, 15-20 मिनट्स के बाद। अब नेक्स्ट जो हम उसे चेक करेंगे वो हम चेक करने वाले हैं आफ्टर द 40 मिनट्स। तो आप इसे 40 मिनट्स के बाद यहाँ पर चेक करोगे, देन पहले क्या होगा, पहले यहाँ पर जो हमें कलर जिस तरीके से हमें यहाँ पे स्टैंड मिल रहे थे, एक कैसा स्टैंड मिला, एक ऐसा स्टैंड मिलेगा जिसमें दोनों ही तरह की चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि एक स्टैंड जो है वो कैसा है आपका, हैवी डीएनए यानी हैवी नाइट्रोजन, सॉरी इट्स 15 हैवी नाइट्रोजन के साथ। एंड वहीं हमने दूसरा एक बैंड यहाँ पर यूज़ किया था जिसमें क्या था, लाइट, है ना, N14। अब यहाँ पर तो दोनों है, बिकॉज यहाँ पे हाइब्रिड वाला क्रॉस था तो यहाँ पर दोनों है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, क्या हो सकता है कि अगर हमने यहाँ पर इन्हें N15 तो वापस से नहीं दिया है ना, N15 वापस से नहीं दिया, हम अभी भी इसको नॉर्मल कंडीशंस में ही ग्रो करवा रहे हैं। बिकॉज जब हम उन्हें एक बार N15 को N14 के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया था, तो इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमने दोबारा उसे N15 तो वहाँ पर नहीं दिया, नॉर्मल कंडीशंस में ही हमने उसे ग्रो करवाया। तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स की प्रोबेबिलिटी होगी कि एक तो पहले जो ये N15 का बॉन्ड स्ट्रक्चर है इससे एक N14 का बॉन्ड बने, जो कि यहाँ पर आपको हाइब्रिड बॉन्ड में दिखाई दे रहा है। दूसरा जो नॉर्मल है, जिस तरीके से होना चाहिए एक उस तरीके से बॉन्ड स्ट्रक्चर भी यहाँ पर मिलेगा। बिकॉज अब जो मीडियम है वो मीडियम कैसा है, N14 का मीडियम है, और N14 मीडियम होने की वजह से एक दो ये हाइब्रिड स्टैंड थे, उन हाइब्रिड स्टैंड में से एक स्टैंड कैसा रहेगा, हाइब्रिड रहेगा लाइक दिस, और एक स्टैंड कैसा होगा, नॉर्मल स्टैंड। तो यहाँ पर जिससे आपने देखा कि जो सेकंड जनरेशन है वहाँ पर हाइब्रिड भी मिलेंगे और लाइट भी वहाँ पर मिलेंगे। हाइब्रिड बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन 15 होने की वजह से वो थोड़ा हैवी है अभी भी, एंड जो दूसरा है लाइट 14 वाला है वो कैसा है, वो यहाँ पर अब एक लाइट है इसलिए वो अपर साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी प्रोसेस एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने समझाई। तो यहाँ पर आफ्टर द उसे एक्सप्लेन भी किया गया है कि जो फर्स्ट जनरेशन थी जिसमें हमने 15 को 14 के अंदर ट्रांसफ़र किया, ठीक है, पहले हमने N14 से उसको 15 में बिल्कुल चेंज कर दिया, उसकी बहुत सारी जनरेशन्स चेक करी, जनरेशन में चेक करने के बाद वो प्रॉपर N15 में चेंज हो गया, फिर N15 को इनकॉर्पोरेट कर दिया N14 में, एंड N14 को ही जनरेट किया, 2 टाइम्स उन्हें जनरेट किया, एक 20 मिनट्स से हमने उन्हें चेक किया, देन 40 मिनट्स में। जब हमने उन्हें 20 मिनट्स पे चेक किया था तो वहाँ पर कैसे मिलते, हाइब्रिड टाइप ऑफ मटेरियल या फिर हाइब्रिड टाइप ऑफ डीएनए वहाँ पर देखने को मिला था। एंड नेक्स्ट जो 14 मिनट्स बाद हमने वहाँ से डीएनए एक्सट्रैक्ट किए, तो उन डीएनए में हमें क्या मिला, उन डीएनए में हमें इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए मिले, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए मिले एंड लाइट डीएनए, यानी कि ऐसे इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए मिलते जो कि हाइब्रिड थे, रेड एंड ग्रीन वाला, और एक ऐसा था जिसमें सिर्फ हमें ग्रीन वाले मिले थे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से ये पता चलती हैं कि रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन हमें क्या बताना था, इन शॉर्ट रेप्लिकेशन में हमें ये बताना था कि जो डीएनए है वो स्ट्रैंड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर ये डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन अलग अलग नहीं होता तो कैसे ये जो रेड वाला था यानी कि जो हैवी था उसमें जो ये लाइट वाला है, जो ग्रीन वाला है, वो किस तरह आके इनकॉर्पोरेट होता। और अगर एक
हैवी, सॉरी एक लाइट और एक हैवी जब इनकॉर्पोरेशन हो गया था, इनकॉर्पोरेट हो गए थे, सो आफ्टर दैट जो ये लाइट हैवी वाला है, हमें जो नेक्स्ट टाइम है वो कैसा मिला, उसमें ऐसा मिला था कि या एक हैवी और एक लाइट, और दूसरा वाला कैसा था जिसमें दोनों ही लाइट थे। तो ये इस किस तरीके से हमें यहाँ पर डीएनए मिलता, बिकॉज यहाँ से ये प्रोसेस समझ क्लियर होती है बिल्कुल कि रेप्लिकेशन के थ्रू ये बॉन्ड्स पहले अलग अलग होते हैं एंड देन न्यू बॉन्ड्स का वहाँ पे सिंथेसिस होता है बाय द पेरेंटल सेल्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। वहीं कुछ अदर भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसमें रेडियो एक्टिव थायमिन का यूज़ किया गया और उनके थ्रू एक न्यू डीएनए को सिंथेसाइज किया गया। सो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किया गया था विस्का फावा, यानी कि एक बीन्स होती हैं, फावा बीन्स होती है, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था बाय द टेलर एंड कॉल्स ने। उन्होंने यहाँ पर एक साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने विस्का फेबिया के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पर बाय द क्रोमोसोमल में चेंज किए थे, एक्सपेरिमेंट किया था ऑन क्रोमोसोम एंड किस तरीके से क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन हो रहा है, वो भी सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था। तो इन दिस प्रोसेस हमने पढ़ा कि हाउ कैन द एक्सपेरिमेंट, हाउ कैन अ डीएनए, ऐसे भी डिट करना है ओके, लास्ट तक तो होती नहीं, सो वेट। सो इन दिस वीडियो हमने देखा कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट होता है एंड डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को हमने यहाँ पे कंप्लीट